हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ली युआन ने वांग लिंग को बता दिया था कि मुझे तुम्हारा टाइम स्टॉप स्पेल टेक्निक चाहिए अपनी फैमिली का ब्लड स्लेव मार्क हटाने के लिए, जिस पर वांग लिंग भी तैयार हो गया था। लेकिन आगे की तरफ बढ़ते हुए अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ ली युआन की सोल पर एक और सोल हमला कर देती है और उसने ली युआन की सोल को ट्रैप कर दिया, जिसके बाद वो उसकी फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करने लगी। हमें जानने को मिलता है कि उस इमोर्टल जनरल का इमोर्टल सर्वेंट है, जो कि बेसिकली एक सोर्ड स्पिरिट था और वो चाहता रहा कि वो अपने मास्टर को दोबारा से जिंदा कर दे। 10,000 साल पहले तो वो नाकामयाब हो गया था, लेकिन इस बार वो किसी भी हाल में कामयाब होना चाहता है। फिर दूसरी तरफ वांग लिंग तो सब कुछ समझ गया था। वो तो ये भी समझ गया था कि ली युआन की बॉडी को इमोर्टल सर्वेंट कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वांग लिंग मदद नहीं करने वाला था। इसलिए इन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाता है। फाइट के दौरान हम देखते हैं कि इमोर्टल सर्वेंट धीरे धीरे करके वांग लिंग पर भारी पड़ रहा था, लेकिन वांग लिंग उसकी कमजोरी ढूंढ लेता है और वो उसके डाउ हार्ट को हिलाने के लिए उसे बताता है कि असल में इमोर्टल जनरल कभी जिंदा होना ही नहीं चाहता। उसे जिंदा करने का ऑब्सेशन बस सिर्फ तुम्हारा है। तुम ही उसकी डिसेंडेंट्स की कुर्बानी उसकी नस्लों के सामने दे रहे हो। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर वांग लिंग उस सोर्ड स्पिरिट को बता रहा था कि पिछली बार भी तुम इसी वजह से नाकामयाब हुए थे, क्योंकि तुम्हारा मास्टर दोबारा जिंदा होना नहीं चाहता। ये बातें तो उस इमोर्टल सर्वेंट का दिल और दिमाग हिला देती है और वो गुस्से के साथ यहाँ वांग लिंग पर हमला करते हुए कहता है कि खामोश हो जाओ। पर अब चूंकि उसका डावा हार्ट हिल चुका था, तो इसलिए उसके अटैक कमजोर हो चुके थे। वांग लिंग आसानी के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली युआन भी वापस से अपनी फिजिकल बॉडी पर कंट्रोल करने के लिए अपनी सोल की पावर अनलीश करते उन चेन्स को तोड़ने लगा। वांग लिंग भी ये देखकर फिर से उस इमोर्टल सर्वेंट पर एक स्लैश अटैक चल देता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा घायल हो चुका है। अब वो अपने घुटनों पर बैठ चुका था, जहां वांग लिंग उसके सामने आते हुए कहता है कि तुम्हारा मास्टर जिंदा होना नहीं चाहता, इसलिए तुम्हें इस ऑब्सेशन को छोड़ना होगा। इस जुनून में तुम पूरी तरीके से खो चुके हो। जो सुनकर यहाँ इमोर्टल सर्वेंट हंसते हुए जवाब देकर कहता है कि जुनून में खोना, तुम जानती भी हो कि मेरा और मेरे मास्टर का ताल्लुक कैसा था। तुम आखिर हमारे बारे में जानते ही कि ना हो। ये कहती इमोर्टल सर्वेंट ने यहाँ पर वांग लिंग को अपने इमोर्टल जनरल गुज यान के बारे में बताना शुरू कर दिया था कि वो थंडर इमोर्टल रेल्म के एक बहुत ही पावरफुल जनरल थे और मैं तो उनका इमोर्टल सर्वेंट, जो कि एक सोर्ड स्पिरिट था, एंशिएंट अबीस सोर्ड का। हजारों साल तक मैंने उन्हें फॉलो किया। 10,000 मील तक की हर एक जंग में मैंने उन्हें जीत दिलवाई। वो मुझे जिस तरफ भी हमला करने को बोलते थे, मैं कभी नहीं रुका, चाहे फिर मेरे सामने 10,000 इमोर्टल्स ही क्यों ना खड़े हो। वो दिन काफी अच्छे थे। मुझे लगा था कि हमेशा हम दोनों ऐसे ही रहेंगे, लेकिन फिर वो दिन आ गया जिस दिन थंडर इमोर्टल रेल्म कोलैप्स कर गया और मेरे मास्टर भी मरने की कगार पर पहुंच चुके थे। उस दिन उन्हें बचाने से मैं बस सिर्फ एक कदम दूर था, सिर्फ एक कदम। और अपने मास्टर को मरता हुआ देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मैं किसी भी हाल में उन्हें जाने नहीं दे सकता था। मुझे उन्हें वापस जिंदा करना ही था। थंडर इमोर्टल रेल्म अगर डिस्ट्रॉय हो भी गया तो इससे मुझे क्या, मैं तो बस सिर्फ अपने मास्टर के साथ रहना चाहता था। इसलिए मैंने उनकी डिवाइन सोल को दोबारा से गैदर करने के लिए अपनी सोल बॉडी को फाउंडेशन की तरह इस्तेमाल किया, जिससे मैं उनकी डिवाइन सोल को स्टोन स्टैचू के अंदर गैदर कर पाया। और उसके बाद उन्हें जिंदा करने के लिए मैंने इमोर्टल रेल्म में हर एक सीक्रेट टेक्निक की तलाश की, लेकिन कोई भी सीक्रेट टेक्निक मेरे काम नहीं आ पाई। हजारों साल तक उन्हें जिंदा करने का रास्ता तलाश करते करते आखिरकार मुझे एक रास्ता मिल गया। वही रास्ता कि आयरन सोर्ड को फोर्ज करना और अपने मास्टर के किसी डायरेक्ट डिसेंडेंट को लाकर सैक्रिफाइस करना। लेकिन बिना अपनी फिजिकल बॉडी के इमोर्टल सर्वेंट इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकता था। पर अगर वो अपनी सोर्ड बॉडी को यहाँ से लेकर जाता है तो पीछे की तरफ ये स्टोन स्टैचू कोलैप्स कर जाएगा और उसके मास्टर की डिवाइन सोल हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। इसीलिए इमोर्टल सर्वेंट बताता है कि मैंने इंतजार किया 100 साल का, 1000 साल का, 10,000 साल का, लेकिन कोई भी यहाँ तक नहीं आ पाया, क्योंकि ये माउंटेन इनहाइलेशन रिस्ट्रिक्शन से भरा हुआ था। जो इनहाइलेशन रिस्ट्रिक्शंस मेरे मास्टर ने ही बिछाए हुए थे, क्योंकि ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो कि रिस्ट्रिक्शंस को अच्छे से समझ सके। लेकिन हेवंस भी मेरा साथ दे रही थी। इसलिए 30,000 साल बाद ली फैमिली का एक मेंबर उन रिस्ट्रिक्शंस को जबरदस्ती पार करके खुद अंदर घुसाया था, जिससे फाइनली मुझे मौका मिला ब्लड स्लेव मार्क उसकी बॉडी पर लगाने का। और इस तरह से मेरी सोल इस जगह को छोड़कर जा सकती थी बिना अपनी फिजिकल बॉडी के। मैंने अपनी सोल बॉडी को अपने मास्टर के स्टोन स्टैचू के लिए इसी थंडर इमोर्टल रेल्म में छोड़ दिया था। लेकिन ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। जब फिजिकल बॉडी और सोल एक दूसरे से लंबे फासले पर आ जाए तो हर दिन हर लम्हा मुझे ली फैमिली में ऐसा एहसास होता था जैसे कि मैं 1000 कट्स से मारा जा रहा हूँ, मानो जैसे कि कोई मेरे हजारों टुकड़े कर रहा हो। लेकिन फिर भी मैं इस तकलीफ को बर्दाश्त करता रहा। और ऊपर से मेरी सोल का वजन सिर्फ वही फिजिकल बॉडी उठा सकती थी, जो कि कम से कम असेंडेंट स्टेज पर पहुंच चुकी हो।
हो। लेकिन चूंकि ली फैमिली का ब्लड लाइन मेरी सोल को नरिश कर रहा था, तो इसलिए उनका ब्लड लाइन कमजोर होने लगा और असेंडेंट लेवल के कल्टीवेटर वो लोग पैदा ही नहीं कर पा रहे थे। इसलिए मैं डीप स्लीप में चला गया था और आखिरकार ली फैमिली का एक एंसेस्टर जिसका नाम था ली जिंगलान, वो कल्टीवेट करके पहली बार असेंडेंट स्टेज में पहुंचा, जिसके साथ ही मेरी सोल अवेकन हो गई। उसके बाद मैंने ली फैमिली के मेंबर्स और ब्लड लाइन का इस्तेमाल करके आयरन सोर्ड को फोर्ज किया, जिससे मैं अपने मास्टर की सोल को नरिश कर पाऊंगा। सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी, बस मुझे जरूरत थी अपने मास्टर के सेम ब्लड लाइन वाली डिसेंडेंट की। मैंने सब कुछ कैलकुलेट करके रखा हुआ था, मेरा प्लान फुल प्रूफ था और आखिरकार मैंने अपने मास्टर के सामने सैक्रिफाइस दे दिया और मैं उन्हें जिंदा करने ही वाला था। जो कहती है हमें वही सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि स्टोन स्टैचू में धीरे धीरे करके क्रैक्स पड़ने शुरू हो गए थे। ये देखकर इमोर्टल सर्वेंट और गी यूनफेंग फौरन से यहाँ पर इमोर्टल जनरल के सामने झुककर उन्हें ग्रीट करने लगे थे, क्योंकि वो स्टोन स्टैचू धीरे धीरे करके जिंदा हो रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि इमोर्टल जनरल बिल्कुल भी जिंदा होने की चाहत नहीं रखते थे, इसलिए वो यहाँ इमोर्टल सर्वेंट को देखकर नाम में सर हिलाते हैं। इससे पहले कि इमोर्टल सर्वेंट कुछ भी समझ पाता, तब तक इमोर्टल जनरल ने उस स्टोन स्टैचू को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया, जो देखकर इमोर्टल सर्वेंट इमोशनल होकर चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप हार नहीं मान सकते। आपने मुझसे वादा किया था कि थंडर इमोर्टल रेल्म में हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। मैं जानता हूँ कि इमोर्टल रेल्म के जो 4 टुकड़े हो चुके हैं, आप उन्हें दोबारा से रिवाइव करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप इस तरह से हार नहीं मान सकते, आप मरने के लिए अलाउड नहीं है। मैं आपको मरने नहीं दूंगा। जो सब कहते हुए इमोर्टल सर्वेंट ने यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करके मास्टर ली चिंगलान की फिजिकल बॉडी को सैक्रिफाइस कर दिया था और वो स्टोन स्टैचू को दोबारा से रिकवर कर देता है, जिसमें अभी भी इमोर्टल जनरल गुजियान की सोल का एक टुकड़ा मौजूद था। ये करने के बाद इमोर्टल सर्वेंट ने वो आयरन सोर्ड दोबारा से गी यूनफेंग को दे दी थी और वो उसे कहता है कि इसे लेकर चले जाओ, मैं दोबारा आऊंगा तुमसे ये सोर्ड लेने के लिए, तब तक मेरा इंतजार करना। और इसी तरह करते करते कई साल दोबारा से गुजर गए, जिन कुछ सालों बाद ली फैमिली का ली युआन असेंडेंट स्टेज में एंटर कर गया था और एक बार फिर से इमोर्टल सर्वेंट दोबारा से अवेकन हो गया, जिसके बाद उसने दोबारा से अपने मास्टर को रिवाइव करने के लिए ये सब कुछ किया। ये सारी कहानी यहाँ इमोर्टल सर्वेंट ने खुद सुना दी थी और वो सवाल करते हुए पूछता है कि क्या मैं गलत हूँ, क्या मैंने कुछ गलत किया। जो सब कहते हुए धीरे धीरे करके निराशा के साथ वो घुटनों पर बैठ जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि इमोर्टल सर्वेंट हार मान चुका हो। वंग लिंग ने भी सेंस कर लिया था कि इमोर्टल सर्वेंट का ऑरा धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है, जबकि ली युआन वापस से अपनी फिजिकल बॉडी पर कंट्रोल कर रहा है। इसलिए वंग लिंग अपनी तलवार को रखकर ली युआन की तरफ बढ़ने लगा था, पर तभी अचानक ली युआन की बॉडी से खतरनाक एनर्जी अनलीश हुई, जिसकी वजह से वंग लिंग जंप करते हुए फौरन से पीछे की तरफ आ गया था और वो अपने सेलेस्टियल सोर्ड को दोबारा से बाहर निकाल लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इमोर्टल सर्वेंट दोबारा से जज्बात में आ गया था और वो जोश में आते हुए कहता है कि नहीं, मैं गलत नहीं हूँ। ये कहती वो पहले अंदर की तरफ मौजूद ली युआन की सोल को दोबारा से चेन्स में जकड़ लेता है, साथ ही साथ वो बाहर की तरफ आयरन सोर्ड को बाहर की तरफ निकालकर तुरंत से वंग लिंग पर हमला करते हुए कहता है कि मेरे मास्टर ने थंडर रेल्म के लिए हमेशा जंगें लड़ी, तुम सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने कितनी इमोर्टल्स की जान बचाई है। वो थंडर रेल्म के लिए खुद को कुर्बान कर चुके, आखिरी दम तक वो उनके लिए लड़ते रहे। तो बताओ कि अगर सिर्फ एक बार मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, उन्हें बचाना चाहता हूँ, तो ये गलत कैसे हो सकता है। ये कहते उसने जोरों से वंग लिंग पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वंग लिंग नीचे की तरफ जमीन पर आ गया। जिसे इमोर्टल सर्वेंट देखते हुए गुस्से से कह रहा था कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते फिर तुम यहाँ पर मरोगे, तुम्हारी कब्र यही बनेगी। ये कहते उस इमोर्टल सर्वेंट ने यहाँ 18 रिस्ट्रिक्शन प्लम ब्लॉसम के 18 रिस्ट्रिक्शन रिटर्निंग टू द सोर्स को एक्टिवेट कर दिया था, जो कि चारों तरफ काफी दूर दूर तक फैल जाता है। वंग लिंग के आसपास कई सारे प्लम ब्लॉसम फ्लावर्स आ चुके थे, जिनके अंदर से वही बड़े वाले स्टैचूज बाहर की तरफ निकलकर अपनी तलवारों का इस्तेमाल करते हुए वंग लिंग पर हमला करने लगे, जिनके तलवारों के अटैक्स को डॉज करते हुए वंग लिंग साथ ही साथ अपनी सेलेस्टियल सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन्हें काट रहा था। साथ ही साथ वंग लिंग इमोर्टल सर्वेंट से कहने लगा कि तुम बार बार यही कह रही हो कि तुम अपने मास्टर को बचाना चाहते हो, जबकि दूसरी तरफ तुम्हारे मास्टर ने इमोर्टल रेल्म की इमोर्टल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा लड़ा, वो लोगों की हिफाजत करते थे, वो लोगों को बचाने का काम करते थे, जबकि दूसरी तरफ तुमने क्या किया, अपनी इन 10,000 साल के ऑब्सेशन में तुमने कितने बेकसूर लोगों की जान ली, अपने ही मास्टर की डिसेंडेंट को उनकी आंखों के सामने जान से मार डाला। सोचो कि अगर आज वो जिंदा होते तो क्या वो वाकई में इस चीज की ख्वाहिश भी करते। वो तुम्हारे मास्टर है, उनकी नजर तुमसे जरा आगे तक की है, वो सब देख सकते थे जो कि तुम कभी नहीं देख सकते। उन्हें आज तुम्हें इस तरह से करता हुआ देखकर काफी निराशा होती, जो सुनकर इमोर्टल सर्वेंट गुस्से से पागल होने लगा और वो गुस्से होते हुए कहता है कि तुम आखिर मुझे लेक्चर देने वाले होते कौन हो। जो कहती वो अपने 8 स्टैचूज के साथ कई सारे यहाँ स्पिरिचुअल सोर्स बनाकर फिर से वंग लिंग पर हमला कर देता है। इन सारे अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए वंग लिंग ने फिर से माउंटेन एंड रिवर
बार पेंटिंग को बाहर की तरफ निकाल लिया था और वो इसका इस्तेमाल करके उन अटैक्स को ब्लॉक करने में भी कामयाब हो जाता है। पर यहाँ वांगलिंग की बातों से एक बार फिर से हम देखते हैं कि इमोर्टल सर्वेंट का डाउ हार्ट हिल चुका था, उसके सर में तकलीफ होने लगी थी, जिस मौके का फायदा उठाकर वांगलिंग भी फन से हवा में जंप करके अपनी इमोर्टल सोर्ड को बाहर की तरफ निकालते हुए क्लीव लुवो इनकांटेशन स्लैश टेक्निक रेडी कर लेता है। जिस स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग ने 18 प्लम ब्लॉसम रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन को तो काट दिया था, साथ ही साथ वो स्लैश अटैक को यहाँ स्टोन स्टैचू की तरफ चल चुका, जो देखकर इमोर्टल सर्वेंट गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। पर तब तक हम देखते हैं कि वो स्लैश अटैक सीधे जाकर स्टोन स्टैचू का एक साइड काट देता है, जिसकी वजह से यहाँ वो अबिस सोर्ड हवा में दिखाई देने लगी। ये अबिस सोर्ड इस इमोर्टल सर्वेंट की सोर्ड बॉडी है, जिसने अब तक इस स्टोन स्टैचू को यहाँ पर स्टेबल करके रखा हुआ था। बिना इस अबिस सोर्ड के ये स्टोन स्टैचू भी नहीं बचेगा, इसलिए इमोर्टल सर्वेंट फन से भागते हुए यहाँ अपनी सोर्ड बॉडी के सामने आकर खड़ा हो गया, जहाँ वो एक फॉर्मेशन बनाकर वांगलिंग पर हमला करते हुए कहता है कि मेरे होते हुए कोई भी मेरे मास्टर को टच नहीं कर सकता। जिस पर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि किसने कहा कि मैं तुम्हारे मास्टर को टच कर रहा हूँ, बल्कि मेरा टारगेट तो कुछ और है। इसी इमोर्टल सर्वेंट को भी समझ आ जाता है कि वो मेरी अबिस सोर्ड की बात कर रहा है, पर जब तक वो समझ पाया तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि वांगलिंग ने टाइम स्टॉप स्पेल टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिससे वो इस इमोर्टल सर्वेंट को हवा में ही कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज कर देता है, जो करने के बाद वांगलिंग को मौका मिल चुका था और वो फिर से अपनी इमोर्टल सोर्ड के एक स्लैश अटैक को तेजी के साथ उस अबिस सोर्ड की तरफ चल चुका। कुछ सेकंड्स में इमोर्टल सर्वेंट भी आजाद हो चुका था और वो स्लैश अटैक को रोकने के लिए आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, पर तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि वो स्लैश अटैक सीधे जाकर उस अबिस सोर्ड से टकराते उसे चकनाचूर कर देता है, जिसके ब्लास्ट के इफेक्ट के कारण यहाँ इमोर्टल सर्वेंट भी उड़ते हुए पीछे की तरफ आ गिरा और वो खून की उल्टियां कर रहा था। वांगलिंग और ये इमोर्टल सर्वेंट दोनों ही जानते थे कि सब खत्म हो गया, इसलिए इमोर्टल सर्वेंट कैसे तैसे खड़े होते हुए कह रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब कहते वो गिरते पड़ते अपने मास्टर की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ वांगलिंग अपने कार्मा व्हिप को बाहर निकाल लेता है, जिसके एक स्लैश अटैक के साथ वो यहाँ इमोर्टल सर्वेंट को हिट करके कहने लगा कि अब अगर तुम्हारी कॉन्शियसनेस क्लियर हो चुकी हो तो सामने आंखें उठाकर देखो, अब तुम्हें सब कुछ सही से समझ आने लगेगा। चूंकि तुम्हारी सोर्ड बॉडी शैटर हो गई है तो आप अपने मास्टर को यहाँ जोर जबरदस्ती नहीं रख सकते, जो बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि वो स्टोन स्टैचू भी शैटर हो गया। यहाँ पर इमोर्टल सर्वेंट तो अभी भी कह रहा था कि मैं तो बस मास्टर आपके साथ रहना चाहता था, मैं चाहता था कि एक बार फिर से बिल्कुल पहले की तरह इस सोर्ड स्पिरिट को ऑर्डर दे, मैं आपके साथ हेवन एंड अर्थ हर एक बैटल को लड़ने के लिए तैयार हूँ। जो सब बोलते हुए स्टोन स्टैचू के कुछ कंकर उठाते हुए कहता है बिल्कुल पहले की तरह। ये सब कहते हुए इमोशनल होकर रोने लगा, उसे अपने मास्टर की बहुत याद आ रही थी। वांगलिंग भी ये सब देख रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ उस टॉम के अंदर से ग्रीन कलर की मिस्ट यहाँ धीरे धीरे निकलते हुए हवा में इकट्ठा हो जाती है, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि इमोर्टल जनरल की सोल थी, जो कि सोर्ड स्पिरिट को पुकार कर कहने लगा कि फीजिंग थंडर रैम को बचाने के लिए मैंने अपनी सारी स्ट्रेंथ एग्जॉस्ट कर दी थी और मैं मारा गया, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस नहीं है, बल्कि असल में अफसोस तो इस बात का है कि पिछले 10,000 साल से तुम यहाँ पर अकेले मेरी वजह से ट्रैप हो चुके थे। तुम किस्मत और कर्म को बदलने निकले थे, जिसमें तुमने कई मासूम लोगों को चोट भी पहुंचाई, उनकी जान ली, लेकिन ये सब गलत है, तुम्हें ये सब यहीं पर रोकना होगा। जो सब सुनकर इमोर्टल सर्वेंट की आंखों में आंसू भर आए थे। इमोर्टल जनरल की सोल धीरे धीरे करके हवा में जा रही थी और वो यहाँ पर सोर्ड स्पिरिट से कहने लगा कि आखिर में ये मेरी भी गलती है, क्योंकि मैंने तुमसे किया हुआ अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया और उसे तोड़ दिया था, लेकिन अब मैं यहाँ पर हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। जो कहते हैं वो अपना हाथ सोर्ड स्पिरिट की तरफ बढ़ा देता है। यहाँ पर इमोर्टल सर्वेंट तो ये देखकर आंसू बहाने लगा, वो बहुत ही इमोशनल हो चुका था और आखिरकार वो सोर्ड में कन्वर्ट होते हुए फिर से जाकर अपने मास्टर के हाथ में पहुंच जाता है। इमोर्टल जनरल अपने आखिरी लम्हों को याद कर रहा था। इसके बाद वो सोर्ड स्पिरिट के साथ वहाँ से चला गया, हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन वो गया कहाँ ये कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इमोर्टल सर्वेंट के जाने के बाद ली युआन को उसकी फिजिकल बॉडी वापस मिल चुकी थी और उसकी ब्लड लाइन पर लगा हुआ ब्लड स्लेव मार्क भी हट चुका है, पर वो बुरी तरीके से थक भी चुका था। वो यहाँ पर वांगलिंग को देखकर कहता है कि ब्रदर ज़ूमू तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद वो एग्जॉस्ट होकर वहीं पर बैठ गया। दूसरी तरफ वांगलिंग अपने मन में कह रहा था कि कई लंबे अरसे पहले जब वो जंग हुई थी उसमें हजारों लाखों मोर्टल्स मारे गए थे, माउंटेन्स और रिवर सब कुछ उल्टा दिया गया था। चाहे तुम्हारा ऑब्सेशन कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा ओहदा कितना बड़ा था, आखिर में बचे तो बस सिर्फ ये रून्स। इसके बाद इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। कुछ दिनों बाद हमें इमोर्टल रेलिक वैली का सीन दिखाया जाता है, जिस वैली के आसपास कई सारी वंडरिंग सोल्स मंडरा रही थी। ली युआन ये सब देखते हुए बताता है कि इट इमोर्टल रिस्ट्रिक्शंस मेथड्स में इस वैली को बनाने के लिए फोर्थ आर्ट का इस्तेमाल किया गया था। हमें अंदर की तरफ जाने का रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि अंदर की तरफ हमें कुछ इमोर्टल रेलिक्स मिल सकते हैं और भी कई सारे कीमती ट्रेजर्स अंदर मौजूद होंगे। ये सब कहते हैं उसने प्लम ब्लॉसम को उन वंडरिंग सोल्स की तरफ भेज दिया था, जिसे देखकर वो सारी की सारी
वंडरिंग सोल्स उस प्लम ब्लॉसम फ्लावर के पीछे पड़ जाती है, जिसका इस्तेमाल करके ली युआन उन सारी सोल्स को वांगलिंग की तरफ लेकर जा रहा था। वांगलिंग भी पहले से तैयार मौजूद था और वो फन से यहाँ इमोर्टल स्वॉर्ड के स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए उनमें से कई सारी सोल्स को जान से मार डालता है, जो करने के बाद वो ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहता है कि ली युआन अब तुम्हारी बारी। जो सुनती ली युआन अपने प्लम ब्लॉसम 18 रिस्ट्रिक्शन के 9th रिस्ट्रिक्शन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे प्लम ड्यू क्रिस्टलाइज्ड इनटू फ्रॉस्ट टेक्निक कहते हैं। जिस टेक्निक में हम देखते हैं कि क्रिस्टल्स बनाते हुए यहाँ पर ली युआन ने वहाँ पर मौजूद कई सारे सोल्स को खत्म कर दिया था और वो वांगलिंग के लिए एक साफ रास्ता बना देता है, जिसके अंदर से गुजरते हुए वांगलिंग आखिरकार उन इमोर्टल रेलिक्स तक पहुंच गया। अंदर पहुंचने पर वांगलिंग को अपने सामने प्लेटफॉर्म पर मौजूद दो चीजें दिखाई दी, जिनमें से एक तो एक तलवार थी और दूसरा कुछ डिमोनिक इविल स्कल जैसा दिखाई दे रहा था, जिसके आसपास 8 तलवारें हैं और जो बड़ी वाली तलवार थी उसके आसपास वैसे ही 8 इविल स्कल्स थे। ये देखते हुए वांगलिंग अपने मन में कह रहा था कि ये जो भी चीज है ये काफी जरा फियर्स खतरनाक महसूस हो रही है, ये कोई आम चीज तो नहीं हो सकती। वांगलिंग अभी यहाँ ये सब सोच रहा था कि तभी अचानक वो सारे के सारे ट्रेजर एक साथ ही वांगलिंग पर हमला कर देते हैं, जिनके अटैक्स को डॉज करते हुए वांगलिंग फरस से पीछे की तरफ जंप करते हुए यहाँ पर अपने सेलेस्टियल गार्ड को बाहर की तरफ निकाल चुका था, जिसके हाथ में वही माउंटेन स्टोन ट्रेजर और वो इन्हें इन इमोर्टल रेलिक्स की तरफ थ्रो कर चुका। और चूंकि वो माउंटेन स्टोन ट्रेजर काफी ज्यादा ताकतवर था तो आसानी के साथ इन इमोर्टल रेलिक्स को हरा देता है, जिनके हारने के बाद वांगलिंग ने वो सारे के सारे इमोर्टल रेलिक्स उठा लिए थे, जिन्हें उठाने के बाद वो वहां से फौरन बाहर निकल आया। यहाँ पर ली युआन का वो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्मेशन भी टूट गया, जिसके बाद वांगलिंग और ली युआन आसानी के साथ वहां से निकलते हुए दूर आ जाते हैं। यहाँ पर वांगलिंग ली युआन से कह रहा था कि तुम्हारे प्लम ब्लॉसम 18 रिस्ट्रिक्शन की वजह से मेरी काफी मेहनत बच गई, तुम्हारी मदद से मेरा काम आसान हो गया। जिस पर ली युआन जवाब देते हुए कहता है कि पहले अपने क्लैन का ब्लड स्लेव मार खटाने के लिए मैंने आपको पूरा सच नहीं बताया था और मैं आपको अपने साथ मुश्किल में खींच लाया था, इसलिए मुझे शर्मिंदगी हो रही थी। आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज बनता है और ये मदद तो कुछ भी नहीं, थंडर सेलेस्टियल रेल्म से बाहर जाने के बाद भी मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। जो सब कहने के बाद ली युआन वांगलिंग से कहता है कि ब्रदर ज़ूमो, अगर यहाँ से बाहर निकलने के बाद आपके पास समय हुआ तो प्लीज मेरी ली फैमिली के एंसेस्टर ग्राउंड जरूर आना, क्योंकि जो हमारी ली फैमिली की इनहाइलेशन रिस्ट्रिक्शन ट्रांसमिशन है वो काफी जरा यूनिक है। इवन अगर मैं जेट स्लिप में वो आपको इम्प्रिंट करके दे भी दूं तब भी आप उस इनहाइलेशन रिस्ट्रिक्शन की फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उसकी फुल पावर को अनलीश करने के लिए आपको मेरी ली फैमिली के एंसेस्ट्रल श्राइन आना होगा, जहां पर आपको हर्ट रिस्ट्रिक्शन ब्लेसिंग मिलेगी और उसके बाद ये आपका इनहाइलेशन रिस्ट्रिक्शन ट्रांसमिशन कंप्लीट होगा। वैसे तो हम ये हर्ट रिस्ट्रिक्शन किसी को देते नहीं, लेकिन मेरा जो हर्ट रिस्ट्रिक्शन है मैं उसका आधा हिस्सा आपको परमानेंटली देने के लिए तैयार हूँ, जो कि ली युआन ली फैमिली के एंसेस्ट्रल श्राइन में ही सिर्फ वांगलिंग को दे सकता है। वांगलिंग भी ली युआन की ये सब बात सुनकर हमें सर हिलाने लगा। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ ली युआन वांगलिंग को बताता है कि अब हम जिस जगह के पास जा रहे हैं वो यहाँ की आखिरी सीक्रेट प्लेस है, जिसे इमोर्टल एंशिएंट ड्विलिंग के नाम से जाना जाता था और ये दोनों ही उसके बाहर आ पहुंचे। ड्विलिंग का मतलब होता है कोई घर या फिर अपार्टमेंट, यानी कि तुम इसे समझ सकते हो इमोर्टल एंशिएंट हाउस। जिस घर की तरफ ये दोनों धीरे धीरे आगे करके बढ़ रहे थे, घर के दरवाजे पर इन लोगों को 2 लोगों की लाशें दिखाई देती है, जिन दोनों को देखकर लग रहा था कि शायद ये दोनों आपस में लड़ते लड़ते मरे होंगे। और उन दोनों में से एक आदमी की बॉडी को देखकर वांगलिंग पूरी तरीके से शॉक हो गया था, क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर मौजूद जो लेदर आर्मर है वो एंशिएंट गॉड स्किन से बनाया गया था। वांगलिंग ये देखकर पूरी तरीके से शॉक हो गया, क्योंकि वांगलिंग जानते रहे कि एंशिएंट गॉड की फिजिकल बॉडी कितनी सारा स्ट्रॉन्ग होती है, पर फिर भी इन इमोर्टल्स ने उन एंशिएंट गॉड्स को जान से मारकर उनकी स्किन को यह लेदर आर्मर में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे समझ आता है कि जब ये इमोर्टल रेल्म अपने प्राइम पर हुआ करता था तो ये कितना सारा ताकतवर था। वांगलिंग अपने मन में कहता है कि मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता। यहाँ पर ली युआन वांगलिंग से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या आप इस ऑब्जेक्ट को पहचान गए, जिस पर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, बस इसे देखकर मुझे एक दोस्त की याद आ गई थी, जो कहती है वांगलिंग एंशिएंट गॉड के उस स्किन आर्मर को अपने पास रख लेता है। साथ ही साथ वो ली युआन से कहने लगा कि ये स्किन आर्मर मैं रख लेता हूँ और जो फिंगर बोन है उसे तुम रख सकते हो। जो सुनकर ली युआन उस फिंगर बोन को अपने पास रख लेता है और इसी तरह एक ट्रेजर बांटकर ये दोनों ही अंदर की तरफ रवाना हो गए, जहाँ घर के अंदर पहुंचने पर यहाँ ली युआन को अपने सामने एक बहुत बड़ा पोस्टर देखने को मिला, जो कि कई स्क्रॉल से मिलाकर बनाया गया था और उन पोस्टर के बीच में एक बहुत बड़ा जायंट मौजूद है, जिन्हें कई सारे इमोर्टल मारने की कोशिश कर रहे थे। ली युआन तो पहचान नहीं पाता कि आखिर वो जायंट है कौन। वो उसे देखकर शॉक होते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह की एग्जिस्टेंस है, इतना टेरिफाइंग, क्या ये भी कोई इमोर्टल हुआ करता था। लेकिन दूसरी तरफ वांगलिंग तो समझ गया था कि वो जायंट असल में कोई और नहीं बल्कि एक 8 स्टार एंशिएंट गॉड है, जिससे वांगलिंग को एक और बात भी समझ आ गई थी कि यकीनन पास्ट में इमोर्टल क्लैन और एंशिएंट गॉड क्लैन के बीच एक जबरदस्त जंग हुई होगी, जिसके बारे में ये पेंटिंग बनाई गई है। इसके बाद वांगलिंग यहाँ ऊपर वाले फ्लोर की तरफ रवाना हो गया, जहाँ वांगलिंग को एक टेबल पर कुछ लेटर्स लिखे हुए दिखाई दिए, जिसमें किसी ने लिखा हुआ था कि ये वक्त है 16th ईयर इमोर्टल एरा ये गैंग साइकिल का। एक एंशिएंट
एंशिएंट गॉड अचानक से हमारी इमोर्टल रेल्म में आ गिरा, जिससे हम सारे इमोर्टल्स ने मिलकर जंग लड़ी और आखिर में हम जीत भी गए। लेकिन उसे मारने में मेरे सारे के सारे स्पिरिट ट्रेजर्स डिस्ट्रॉय हो गए। मैं इस जगह पर रिट्रीट करके वापस सिर्फ इसलिए आया था ताकि मैं उन ट्रेजर्स को रिफाइन और रिपेयर कर सकूं। और चूंकि उस जंग में मैंने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, तो इसलिए इनाम के तौर पर मुझे उस एंशिएंट गॉड की स्किन का एक टुकड़ा दिया गया, जिसे मैंने आर्मर में बदल दिया। और अब हमें समझ आ जाता है कि वांगलिंग ने जिससे वो स्किन आर्मर लिया था, असल में वही वो बंदा है जिसने ये लेटर्स लिखे थे। और अब वो लाश बनकर के बाहर पड़ा हुआ है। यहाँ पर वांगलिंग पहला लेटर उठाकर सेकंड लेटर पढ़ने लगा, जिसमें उसी बंदे ने 19th ईयर ऑफ ये गैंग साइकिल के बारे में लिखा हुआ था। यानी कुछ ही साल गुजरे थे। वो बताता है कि हम पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ टूटी है, जिसने तो इमोर्टल एम्परर तक को हिला दिया था। आसमान आग बरसा रही थी। ये सब कुछ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। और जब इमोर्टल एम्परर हार गए, तो उसके बाद आसमान से एक बहुत बड़ा जायंट हैंड जमीन की तरफ आया। ऐसा नजारा मुझे लगा नहीं था कि एग्जिस्ट भी करता है। जब से मैं इमोर्टल बना था, मैंने एंशिएंट गॉड से भी फाइट की और भी मैंने कई सारी जंगें लड़ी, लेकिन मुझे कभी भी इतना डर महसूस नहीं हुआ। लेकिन उस दिन वो सब देखकर मुझे जिस डर का एहसास हुआ, मानो जैसे कि मेरी डिवाइन सोल एबिस में पूरी तरीके से जम चुकी हो। मैं डर और ठंड के मारे कांप रहा था। मेरी आंखों के सामने इमोर्टल्स मर रहे थे। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय डर के मारे वहां से भागने का। लेकिन जब मैं वहां से भाग रहा था, तो एक नजर मुझे घूर कर देख रही थी, और वो डरावनी नजर काफी जरा खतरनाक थी। मैं उस नजर को भुला नहीं सकता, इसलिए मैंने ये सब कुछ पेंट किया। मुझे ये सब कुछ पेंट करना ही था। ये सब कहते उसने अपना लेटर यहीं पर खत्म कर दिया। वांगलिंग ये सब पढ़कर सोच रहा था कि पता नहीं आखिर उसने वहां पर क्या देखा होगा, जिसे देखकर वो इमोर्टल इतना सारा घबरा चुका था, जो कि एक एंशिएंट गॉड के साथ फाइट करते हुए भी नहीं घबराया। और अब तो वांगलिंग ये भी समझ गया था कि इमोर्टल रेल्म अपने प्राइम में कितना सारा पावरफुल हुआ करता था। लेकिन सोचो, वो बंदा जिसने इमोर्टल रेल्म को भी तबाह कर दिया, वो कितना सारा डेंजरस होगा। वांगलिंग भी अब जानने के लिए एक्साइटेड हो गया था कि आखिर ये इमोर्टल रेल्म कोलैप्स कैसे किया, वहां पर उस टाइम हुआ क्या था, ट्रू कहानी क्या है। ये सब सोचते हुए वांगलिंग उन लेटर्स को जला देता है, और वहां पर मौजूद एक जेट स्लिप को उठाने के बाद वांगलिंग वापस से नीचे की तरफ आ जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि ली युआन ने सारे के सारे पोस्टर्स इकट्ठा कर लिए थे। वांगलिंग उसे बताता है कि ये पेंटिंग कोई मामूली पेंटिंग नहीं है, इसलिए इसे अच्छे से गार्ड करके अपने पास संभाल कर रखना, और कभी भी किसी आउटसाइडर को ये पेंटिंग मत दिखाना, वरना इससे तुम पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। जिस पर ली युआन वांगलिंग को जवाब देते हुए कहता है कि ब्रदर ज़ूमू, मैं इस मैटर की गहराई को समझ गया, इसलिए आप बिल्कुल फिक्र ना करें। ये सब कहने के बाद वो दोनों उस घर से बाहर की तरफ निकल आए, जहां पर ली युआन वांगलिंग से सवाल करते हुए पूछता है कि ब्रदर ज़ूमू, अब आगे आपका क्या करने का इरादा है। जिस पर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि मैं एक शांत जगह ढूंढकर कुछ देर के लिए सेक्लूशन में जाने वाला हूँ। जो सुनकर ली युआन ने अपने पास से एक जेट स्लिप निकाल ली थी, और वो वांगलिंग को बताता है कि इसे मैंने एक स्पेशल कॉन्टैक्ट रिस्ट्रिक्शन से बनाया है। आप इसका इस्तेमाल करके मुझे सेंस कर पाएंगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं आपसे कितना ज्यादा दूर हूँ, और अगर फ्यूचर में आपको मुझसे कुछ भी चाहिए हुआ, तो इस जेट स्लिप का इस्तेमाल करके मुझे आके ढूंढ लेना। मैं हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार रहूंगा। ली युआन की ये बातें सुनकर वांगलिंग भी काफी जरा खुश हो गया था। इसके बाद अपने पास से वो वही ट्रेजर्स बाहर निकाल लेता है, जिनमें से 9 इमोर्टल सोर्ड रेलिक थे और 9 कुछ डिमोनिक स्कल जैसा दिखाई दे रहा था। वांगलिंग यहाँ पर सवाल करते हुए पूछता है कि ब्रदर ली युआन, तुम इन दोनों ट्रेजर्स में से कौन सा लेना चाहोगे, क्योंकि इन्हें हासिल करने में तुमने भी मेरा काफी साथ दिया, तुम खुद ही चूज कर लो। जिस पर ब्रदर ली युआन जवाब देते हुए कहता है, चूंकि ब्रदर ज़ूमू आप कह रहे हो, तो मैं आपको मना नहीं करूंगा। जो कहते वो उन सोर्ड्स इमोर्टल रेलिक को ले लेता है, क्योंकि ये उसके रिस्ट्रिक्शंस के रास्ते में काफी काम आएंगे। और उन इविल डिमोनिक स्कल्स को वांगलिंग ने अपने पास रख लिया था। जिसके बाद ली युआन वांगलिंग को अलविदा करते हुए कहता है कि हमारी मुलाकात दोबारा होगी। जो कहते हुए ब्रदर ली युआन अपने रास्ते और वांगलिंग अपने अपने रास्ते रवाना हो गया। यहाँ पर रास्ते में जाते हुए ली युआन वांगलिंग के बारे में सोचते हुए अपने मन में कह रहा था कि ब्रदर ज़ूमू का माइंड बहुत ही सारे शार्प है। इस जैसा बंदा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मुझे पूरा यकीन है कि थंडर सेलेस्टियल रेल्म में ब्रदर ज़ूमू अपना एक बहुत बड़ा नाम करेगा, बल्कि एक दिन ऑल हेवन स्टार सिस्टम में भी चारों तरफ उसका नाम सुनकर लोग कांपेंगे। ब्रदर ली युआन के वांगलिंग के बारे में ये सब कहते हुए यहाँ पर इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।